हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषिका सैनी आप सभी लोगों का मोहित राजपूत यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में आज हम उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि जीएस के है पर्टिकुलरली उसका एनालिसिस करेंगे। और ये जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर, वो आपका 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट पाली मतलब प्रथम पाली में आया था। एक चीज और स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें दो बातें हमेशा याद रखिए स्टार्ट करने पे। पहला, उसका सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पूरा अच्छे से उसको देखिए सिलेबस क्या है। और सेकंड, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ जो कि 27 जनवरी 2019 को हुआ था। चलिए देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। वैदिक सभ्यता डैश किस नदी नदी के तट पर विकसित हुई? तो स्टूडेंट्स, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। इसका सही जवाब है सरस्वती। आपको पता है कि सरस्वती नदी जो है हमारी वो अब सूख चुकी है। ठीक है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सारी दक्षिण, कहाँ की? दक्षिण की नदियां हैं, साउथ की, जिसे हम साउथ इंडिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं क्योंकि हमेशा ये एक पैटर्न देखा गया है कि जब भी आगे कोई क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें पुराने क्वेश्चन पेपर के कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या फिर उनको थोड़ा सा बदलाव करके उनको दोबारा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए क्वेश्चंस की थोड़ी डिटेलिंग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वैदिक सभ्यता। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या होती है, क्या थी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो थी वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बाद आई थी। सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद आई थी। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा स्लो लेके चल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड अपना तेज कर लेंगे। सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद स्टार्ट हुई थी। अब इस वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, वैदिक सभ्यता दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। कैसे? दो काल में कह लीजिए आप। ठीक है, दो काल में इसको विभाजित किया गया है। पहला काल है आपका पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ईसा पूर्व आया था। अच्छा, अब इसकी क्या विशेषता है? पूर्व वैदिक काल में हमेशा आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं उसमें से ऋग्वेद जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना हुई थी। ठीक है जी। अब हमारा दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्या है जी? उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी। इसमें क्योंकि अन्य 3 वेद बचे हैं, पहला हमारा हो गया ऋग्वेद और 3 और कौन कौन से हैं? सामवेद, दूसरा है हमारा यजुर्वेद। आपको नोट्स बनाने हैं तो साथ के साथ इसको राइट करते जाइए।
और ये हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अथर्ववेद, तो हमारे 4 वेद है, अगर आपको पता होगा थोड़ा सा, अगर आप नॉलेज रखते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा, इसका एक चीज और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर आजकल एग्जामों में आता है। ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, ऋग्वेदा में हमारी 7 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ नदियों का नाम जो है वो थोड़ा सा प्राचीन है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं आजकल। पहला तो सिंधु, पहली नदी कौन सी है हमारी? सिंधु नदी, जो आज भी है। उसके बाद सरस्वती, सरस्वती, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, तीसरी नदी है हमारी झेलम, ये भी बहती हैं जम्मू से होते हुए, उसके बाद पंजाब से होते हुए, आपको पता है 5 जो नदियां हैं हमारी, और पाकिस्तान में जाके निकलती हैं। और इनका नाम जो ऋग्वेदा में दिया है वो है वित्स्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस चीज नाम को आप याद रख लीजिएगा कि झेलम का दूसरा नाम जो ऋग्वेदा में मेंशन है वो क्या है? वित्स्ता। साथ के साथ लिखते जाइएगा। इसके बाद आती है चिनाब। चिनाब भी है, आपको पता है अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है, भूगोल आपने पढ़ा है। चिनाब को बोला गया है अस्किनी, थोड़ा संस्कृत वर्ड्स है। 5th है आपका रावी, ये भी बहती हैं, आपको पता होगा। इसका नाम है परुष्णी। बच्चों ये जो है नाम आपको याद करने हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। सतलज, ये सारी रिवर्स है। इसका नाम है आपका शत्रुधि, ठीक है, ता है ये। उसके बाद 7th है आपकी व्यास, इसका है विपासा, क्या है? विपासा। ठीक है, तो आप इनके ये जो नाम हैं जो ऋग्वेदा में मेंशन है दिए गए, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आजकल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बन रहा है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो कुछ आइडिया आप लोगों को, इसका सही उत्तर क्या होएगा? इसका सही उत्तर जो है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, जिसको हम शॉर्ट में IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ इंग्लिश के भी होंगे, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी बाइलैंग्वेज में वीडियो चलेगा। चलिए थोड़ा सा हम ये संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। आइए, ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो है हमारा वो 1 से 22 जुलाई 1944 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण देशों की आर्थिक व्यवस्था पे पड़े गहरे नकारात्मक प्रभाव से निजात पाना। समझ रहे हैं? जो भी देश वर्ल्ड वॉर 2 में फाल्ट किए थे, उनके ऊपर जो भी आर्थिक व्यवस्था उनकी फेल हो गई थी, तो उससे जो प्रभाव पड़ा था उससे निजात पाने के लिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसी को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय
मुद्रा कोष, जिसको हम IMF बोल रहे हैं, जो इसका उत्तर है, और प्लस वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो कि ये है विश्व बैंक, ठीक है, इन दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता चला कब हुआ, क्यों हुआ, बहुत जरूरी है ये याद रखना कि क्यों हुआ था। और उसके बाद इसके द्वारा भी दो जो हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक की कल्पना, कह लीजिए कल्पना के बाद ही कुछ होता है, तो इसका संगठन किया गया। चलिए अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं, मतलब विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका, ये कब बनी है, ये भी 1944 में बनी है। इसका जो मुख्यालय है, क्या जी, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं, मुख्यालय, हेडक्वार्टर, ये है आपका वॉशिंगटन में। कहाँ है, वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन DC कहाँ है आपका, ये है आपका अमेरिका में। इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, इतना तो सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है, कि वॉशिंगटन DC कहाँ पे है, अमेरिका में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी सदस्यता कितने देशों के पास है, 189 देशों के पास है, और ऑब्वियसली इंडिया भी इसका सदस्य है। ठीक है जी, चलिए अब एक और यहाँ पे दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए यूनिसेफ जो है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को स्थापित हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में महिलाएं और बच्चों पे असर पड़ा है विश्व युद्ध 2 का, उनके लिए ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो गई थी उस टाइम पे। जो हमारी क्या कहते हैं इकोनॉमी थी, वो पूरी तरीके से, हमारी नहीं मतलब जिन देशों ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और उसका असर जो महिलाओं और बच्चों पे पड़ा था। थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, जिसका थोड़ा बेस अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फटाफट फटाफट से स्पीड स्पीड से देखिए, स्पीड कहा, स्पीड ट्रेन आ गई। ठीक है भाई, क्योंकि हमें अपना पेपर को एनालाइज करके और जल्दी से बढ़िया सी नौकरी लेनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। तो भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। भाई ये एक तरीके से करंट अफेयर CA का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में काफी चर्चित थी ट्रेन 18, नई नई लॉन्च हुई थी। ठीक है जी, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स पे भी ट्रेन 18 की खूब सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रेन 18 के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या है। हाँ जी, ट्रेन 18 जो है, इसको हम लोग वंदे भारत ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, वंदे भारत ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये क्या है, स्वदेशी, याद रखिएगा, इंडिजीनियस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, स्वदेशी रूप से डिजाइन, स्वदेशी रूप से डिजाइन, और सेमी हाई स्पीड, सेमी, सॉरी, हाई स्पीड
स्वचालित, इसकी विशेषता है ये स्वचालित इंजन विरहित, इंजन विरहित स्पीड ट्रेन है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज देते हैं हम इसके बारे में। इसका जो प्रथम ट्रेन का निर्माण हुआ है वो आपकी इसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा हुआ है, जो कि कहाँ पे है? अरे मैंने इसका उत्तर नहीं बताया, इसका सही उत्तर चेन्नई है, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रेन 18 को हम वंदे भारत ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब तीसरी बात हम देखते हैं। देखिए ये जो है वो आपको पता होगा, हमारे देश में एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ था जिसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ये मोदी सरकार जो है हमारी इस समय रूलिंग, उन्होंने ये लॉन्च किया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, इसी के तहत इस ट्रेन 18 को बनाया गया है। इसमें लगभग, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट 100 करोड़ की लागत से बनी थी, ये लगभग इतना लगा था। ठीक है, इसके बाद इसकी जो पहला रूट था या फिर अभी भी जो रूट है इसका, वो मोस्टली नई दिल्ली से, नई दिल्ली से कहाँ था? वाराणसी, वाराणसी। ठीक है जी। और दूसरा, हाँ इसको थोड़ा हिंदी में मुझे लिखना था, इसको इधर लिखना था, चलिए कोई नहीं, इतना तो आप समझ जाएंगे। या फिर दूसरा जो रूट है वो है आपका नई दिल्ली से ही कटरा। कटरा आपको पता होगा, वैष्णो देवी जाते हैं तो उस साइड पड़ता है, जम्मू। ये गड़बड़ हो गई है, हाँ वाराणसी हमें यहाँ लिखना था, चलिए कोई नहीं। ठीक है, मेन चीज़ है आपको समझ में आ गया इसके, काफ़ी सारी चीज़ें, फीचर्स क्या क्या है क्या नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ये ट्रेन 18 जो है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पे हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भाई करंट अफेयर के क्वेश्चंस की हर एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स हो गए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो प्लीज आप करंट अफेयर को अच्छे से करके जाइए, इनका वेटेज बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है जी, चलिए अब चला देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। ये पूछा है 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, युद्ध पोत क्या होते हैं? थोड़ा सा आपको इसका जो सही आंसर है पहले मैं बता देती हूँ, वो है रूस। देखिए जी, ये वायुयान वाहक पोत या विमान वाहक जहाज होते हैं। ठीक है, ये जहाज इतना बड़ा होता है इस तरीके से, आप ये बोट मत समझिएगा, ये बड़ा सा जहाज है हमारा। ये थोड़ा सा इनके एंटीने वेंटीने होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये ऐसे करके। ठीक है, मैं इसमें अरिहंत लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इनका बहुत बड़ा सा हेलीपैड यहाँ से होता है, जहाँ से ऐसे करके पूरा करके इधर की तरफ ये जो हमारा हेलीकॉप्टर होता है या जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, फाइटर प्लेन जो होते हैं उनको उड़ाया जाता है। तो मतलब इतनी बड़ी शिप होती है जिसके ऊपर हवाई पट्टी भी होती है शामिल, समझ रहे हैं? इन्हीं को कहते हैं वायु वाहन वाहक पोत या विमान वाहक जहाज। ठीक है जी, अब ये चीज हमने देखी, समझ में आया कि क्या होता है। तो वायुयान वाहक पोत या विमान वाहक जहाज जो तैरते हुए विमानतल के समान उपयोग में लाए जाते हैं। समझ गए जी? चलिए
अब एक चीज और देख लेते हैं, उस टाइम पे हम लोगों ने रूस के संग किया, इसका सही उत्तर रूस है। अच्छा, सबसे ज्यादा किसके पास है इस तरीके के जो हैं, वो है आपके यूएसए, मतलब अमेरिका के पास। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के पास 11 बड़े परमाणु परमाणु संचलित बेड़े हैं। इसको बेड़े भी बोला जाता है, बेड़े वाहक है। ठीक है, इंडिया के पास इंडिया के पास 2 हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका INS विक्रम आदित्य। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख रही हूँ, विक्रम आदित्य। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड है आपका IAS, मतलब यही IAS विक्रांत। ठीक है, वाह विक्रांत क्या है, IA विक्रांत। ठीक है, ये यहाँ पे भी लगा दीजिएगा आप, ये विक्रांत। ठीक है, ये मैंने इसको ये किया है, मतलब ये सेम है, अगर आप समझ रहे हैं तो हिंदी में। तो 2 है हमारे, IAS विक्रमादित्य और सेकंड है हमारा विक्रांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा और गूगल पे जाके इनकी पिक्स देख लीजिएगा, जिससे दिमाग में इनका चित्रण अच्छे से सेट हो जाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ABPNPA डैश के पास स्थित है। इन्होंने क्या पूछा है, शहर का नाम पूछा है, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। ठीक है भाई, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, इसका सही जवाब है सर हैदराबाद। ठीक है जी, इसका सही जवाब है हैदराबाद में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एकेडमी है। जितने भी लोग IAS का पेपर देने के बाद, जो कि UPSC कंडक्ट करवाती है, वो IPS बनते हैं, वो सबसे पहले मसूरी में जाके लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है जी, जिसको हम लबासना भी बोलते हैं, जो कि मसूरी में है, मसूरी। और उसके बाद फिर ये लोग स्पेशल पुलिस की ट्रेनिंग लेने के लिए इस वाली एकेडमी में जाते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसका ये देख लीजिए, एक और फैक्चुअल पॉइंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना सर बच्चों 15 सितंबर सितंबर लिखा है मैंने, ये सितंबर 15 सितंबर 1948 में की गई थी। ठीक है, 1948 में की गई थी। मैं इसको एक बार और लिख लेती हूँ, कहाँ गई भाई, पेंसिल आ जाओ। सितंबर 1948 में की गई थी। ठीक है जी, चलिए इसमें इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा इस तरीके की जो हमारे देश के अंदर कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ होता है, क्या होता है, और इम्पोर्टेंट जैसे जो कुछ स्टेट रहते हैं, कुछ राज्य रहते हैं जो कि हमेशा न्यूज में रहते हैं, मोस्टली जो इश्यूज रहते हैं जिस राज्य में, उनकी थोड़ी सी आप देख लिया करिए, वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सुर्खियों में देखते रह करिए, और न्यूज से हमेशा जुड़ा रहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी कोई भी निकालनी है तो न्यूज से हमेशा
जुड़े रहिए, चाहे आप न्यूज़पेपर के तहत या फिर न्यूज़पेपर तो इम्पॉर्टेंट है, या किसी मैगजीन, मैगजीन मतलब कोई करंट अफेयर की मैगजीन के तहत, ठीक है, या फिर आप टीवी, टीवी का उपयोग आप कम ही करिए। मैं तो कहती हूँ जो मीडिया है वो बहुत ही वैसी है, लेकिन जैसे दूरदर्शन हुआ, या जो सही है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी जो है, इनको थोड़ा सा देखिए, इससे आपका नजरिया जो है वो भी बदलेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं है, आपको बहुत सारे देश के मुद्दे पता चलेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा, क्योंकि भाई आप जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट की ही नौकरी पे जाने जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज आपको होनी चाहिए। चलिए दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है जी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है जी, और ये वैसे भी हमारा बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है, 370 हटने से पहले तो बहुत ही ज्यादा था, और अब तो अब भी चलता रहता है कि भाई 370 हटाया कैसे गया, क्यों हटाया गया, तो ये चीज है। ठीक है, और किसने की थी? उस टाइम के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधामनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? हाँ जी, ये आपका जो है वो साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान का। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। ठीक है जी, और ये क्या है? ये हमारे दिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? दिल। दिल वो वाला दिल नहीं जो आप लगाते हैं किसी और से, ठीक है, दिल मतलब हृदय, जो धड़कता है, उसी की वजह से हम लोग जी रहे हैं। तो महाधामनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, तो इसका सही उत्तर है बाय निलाय। बाय, इसको हम इंग्लिश में लेफ्ट वेंट्रिकल भी बोलते हैं। ठीक है जी, साइंस का पार्ट जो है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो आप अपना जो साइंस का, विज्ञान का जो पार्ट है उसको अच्छे से करके रखिए। ठीक है जी, भौतिक विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, या फिर जीव विज्ञान हुआ, इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका, ये मोस्टली भौतिक विज्ञान से है। ठीक है, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स से है, इससे है जी, फिजिक्स से है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका सही उत्तर जो है वो बता दूं, जस्ता है। जस्ता का मतलब होता है जिंक, सिंपल सी, अगर आपको इतना तो आइडिया ही होगा, जिंक। ठीक है जी, तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है, तो इसका सही उत्तर है आपका, किसके संग करना है? जिंक या फिर जस्ता। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये गैल्वेनाइजेशन क्या चीज है भाई। देखिए गैल्वेनाइजेशन को हम लोग, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, यशदीकरण भी बोलते हैं इसको, हिंदी में और भी अगर करें तो इसको यशदीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये एक धातु कार्मिक क्रिया है, थोड़ी ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई बच्चों, प्रक्रिया है। चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। इसमें क्या होता है, इस्पात या लोहे के ऊपर, कोई भी लोहे की सरिया है या कुछ भी है, लोहे का कोई भी प्रोडक्ट है, तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत मतलब जिंक, या फिर यही जो दिया है क्वेश्चन में जस्ता, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। और इसका क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि जंग ना लगे। क्यों? ताकि जंग ना लगे। तो आपको समझ में आ गया, जो एक कोटिंग कर दी जाती है आयरन के ऊपर, जो चमकती हुई आपको दिखती है, वो जस्ते की मोस्टली होती है, और उसका रीजन क्या होता है? ताकि जल्दी से जंग ना लगे, मतलब रस्ट ना होए, इंग्लिश में जंग को रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी, जंग ना लगे।
एक पॉइंट और देख लीजिए, साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका आविष्कार, इस प्रक्रिया का यशदीकरण का जो आविष्कार है वो सन 1837 में हुआ था। और इसका किसने किया था? मॉसियर। इसका नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉसियर स्टैनिस्लास सोरेल ने किया था। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा भाई थोड़ा सा, मॉसियर स्टैनिस्लास सोरेल। थोड़ा सा नाम जो है वो टिपिकल है, बट ठीक है, स्टैनिस्लास सोरेल। किसी चीज की थोड़ी सी जोड़ के आप इसको हल्का सा याद रखने की कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, क्या है? यही है कि लोहे के ऊपर कोई भी कोटिंग ऐसी कर दी जाए, स्पेशली जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे वो जंग ना लगे या जंग रोधन हो जाता है, मतलब जंग नहीं लग पाती है काफी टाइम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। T60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ये जी आपका किसका क्वेश्चन आ गया? ये है आपका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसी में आपका कार्बन और ये सब आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसके पास भी विज्ञान, मतलब 11th और 12th में जिसने भी विज्ञान लिया था तो उसको पता ही होगा, ये सब चीज़ें उसने पढ़ी होंगी। और कोई नहीं, ये तो काफ़ी बेसिक्स हैं, जो आर्ट से हैं या कॉमर्स साइड से हैं, वो भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इतने भी सिंपल, मतलब इतने भी कठिन क्वेश्चंस नहीं देते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे इधर दिख रहे हैं। 660 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, 15 पंचभुज और 20 षटभुज होते हैं। देखिए, जो कार्बन है ना, इसकी एक तरीके से हम लोग 3D में एक चित्र भी बना लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, एक आपने सुन रखा होगा, वो है फुलरीन। जिसने थोड़ी बहुत रसायन विज्ञान पढ़ी है, थोड़ी बहुत क्या, अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, इसको फुलरीन भी बोलते हैं। और इसको बक, इंग्लिश में मैं लिख दे रही हूँ, बक मिनिस्टर फुलरेंस बोला जाता है। इसका जो 3D में अगर हम चित्र देखेंगे, वो किस तरीके का दिखता है? वो फुटबॉल के समान होता है। किसका होता है? फुटबॉल के समान। फुटबॉल के समान होता है। ठीक है जी, फुटबॉल कैसी? इस तरीके से होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर आप ऐसे ऐसे इसकी लाइनिंग्स तरीके से कहीं पे इस तरीके से जोड़ दीजिए, तरीके से। तो इस तरीके का जो होता है, ठीक है, यहाँ कार्बन, 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 इस तरीके का जो इसका ऊपर का पार्ट या इस तरीके से होता है, ये किसका होता है? फुटबॉल के समान होता है। ठीक है, इसको हम बक मिनिस्टर फ्लोरेंस कहते हैं। इसलिए इसको, इसी चित्र को 5, इसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज दिए गए। ठीक है जी, इस तरीके का क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा रसायन विज्ञान में। कार्बन, और स्पेशली कार्बन जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जो कार्बन बॉन्डिंग होती है या जो भी कुछ होता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चंस एक या दो आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या दे रखा है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला, कोल, ठीक है, जिसमें 80% से 85% कार्बन होता है, वह है। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, मोस्टली आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, अभी भी आपको पता होगा कि कोयला हमारे देश में बहुत ही प्रमुख ईंधन के रूप में माना जाता है। ठीक है, प्रमुख ईंधन है, अभी भी प्रमुख ईंधन है। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ मिलता है? झारखंड, बिहार,
छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो स्टेट्स है, स्पेशली झारखंड जो है आपका, वो वहाँ यहाँ पे कोयले की बहुत सारी खदानें हैं इस एरिया में। आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा क्योंकि न्यूज़ में आता है कि कोयले की खदान करते हुए कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई कि कुछ जो लेबर थी वो अंदर ही रह गई, ठीक है। तो इसका अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 85% कार्बन होता है वो है, उसका सही आंसर है सर क्या होगा, एंथ्रासाइट। हाँ जी, इसका आंसर है एंथ्रासाइट। ये सभी कोयले हैं, ये देखिए कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार से मिलते हैं धरती के अंदर। और ये प्रकार कैसे बनाए गए हैं, इनमें कितना परसेंट कार्बन होता है, ठीक है जी, कितना परसेंट कार्बन होता है, इसके हिसाब से इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई या फिर इनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो 4 प्रकार हमारे इसी में दे रखे हैं, ये जो है इन्होंने 4 ही प्रकार पूरे दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका एंथ्रासाइट। ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, इसको याद रखिएगा, एंथ्रासाइट। उसके बाद दूसरा हमारा है बिटुमिनस, तीसरा है हमारा लिग्नाइट, और चौथा है हमारा पीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जो एंथ्रासाइट है इसमें क्वेश्चन में भी है, इसमें 80% से 95% कार्बन पाया जाता है, ठीक है जी, कार्बन पाया जाता है। जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन पाया जाएगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा कोयला माना जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो कोयला है एंथ्रासाइट नामक कोयला जो पाया मिलता है वो हमारे इंडिया में थोड़ा कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। ये ज्यादातर यूएसए में, ठीक है, आपने ये चित्र देखा होगा इस तरीके से, यूएसए का ऐसे करके है, ठीक है, ये पनामा जो है, और फिर ये आपका ऐसे करके, ये इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तर अमेरिका, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका जिसे लेटिन अमेरिका भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कनाडा आ जाता है, कनाडा, फिर ये आपका यूएसए, ये आपका मैक्सिको, ठीक है जी। और यहाँ पे बहुत सारे आपके ग्वाटेमाला और बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। फिर ये पनामा एक तरीके की कैनाल वो जो जोड़ती है इधर की तरफ दक्षिण अमेरिका से, ठीक है जी। तो इस साइड में ये कनाडा हो गया, ये इस तरीके से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम, इस साइड में, इधर के साइड में यहाँ पे ये एंथ्रासाइट नामक जो कोयला होता है इनकी माइंस है और बहुत ही अच्छे उसमें प्राप्ति होती है। कहाँ पे है सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ इसका, और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर। अब आते हैं सेकंड बिटुमिनस में। हमारे देश के अंदर बिटुमिनस बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसकी जो कार्बन की जो क्षमता है वो थोड़ी कम है। इसके अंदर 78 से लेके 86% तक कार्बन, ठीक है जी, पाया जाता है। और ये हमारे इंडिया में सब इंडिया में मिलता है, ठीक है। हमारे इंडिया में बिटुमिनस नाम का जो कोयला है जिसके अंदर ये इतना परसेंट कार्बन है, ये मोस्टली पाया जाता है झारखंड और जहाँ भी हमारी माइंस है, बिहार, छत्तीसगढ़, ये पूरा एरिया जो है इधर पाया जाता है, ठीक है जी। अब लिग्नाइट, लिग्नाइट में कितना परसेंट होता है, इसमें होता है आपका 28 से लेके 30%, 30% कार्बन, ठीक है जी। और पीट, पीट सबसे कम, सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है जिसके अंदर लगभग 27% तक का कोयला मतलब कार्बन होता है, ठीक है जी। ये आप मोटा मोटा समझ गए कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट क्या है क्या नहीं है। चलिए और थोड़ा सा और देख लीजिए कि जो कोयला है वो हमारा ठोस कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, ठोस कार्बनिक
पदार्थ है। लेकिन इससे आपको पता है कि अगर इसको हमारे देश में इशू चल रहा है, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। इशू चल रहा है कि कोयले की वजह से कार्बन जब रिलीज होता है, ठीक है, कार्बन रिलीज होता है, जब कार्बन हमारे वायुमंडल में जब मिक्स होता है तो जो CO2 है इस गैस की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है जी। तो कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में इसका योगदान होता है, जिससे कि हीट बहुत ज्यादा पैदा होती है। देखा है आपने, आप कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, अलग अलग मौसम हो रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वायु पर जलवायु परिवर्तन आपने सुना होगा, इस समय का बहुत काफी परिवर्तन, ये जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा है और सरकार इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिंतित है। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग और भी बहुत सारे जो ईंधन के जो सोर्स हैं अलग अलग तरीके से वो ढूंढ रहे हैं, जैसे कि विंड मिल, हवा वाली जो इस तरीके से होती हैं वो लगाई जा रही हैं जगह जगह पे। ठीक है, उसके बाद सूर्य से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं उनको, सोलर जिसे कहते हैं, उनको भी बढ़ाया जा रहा है, उनकी भी। ठीक है, ये सब चीजें की जा रही हैं। तो काफी विश्लेषण हो गया इस वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पाया जाता है, कितने % पाया जाता है। 11वां क्वेश्चन, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संलग्न बहुलक है। ठीक है जी, तो इसका सही जवाब है पॉलिएस्टर। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का बहुलक पॉलीलंग है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं। आपने बहुत सुना होगा पॉलिएस्टर का यूज हो रहा है। तो ये टेक्सटाइल जो मील होती हैं, जो कपड़े बनाने वाली मील्स होती हैं, ठीक है जी, कपड़े बनाने वाली मील्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, सभी संलग्न बहुलक है, इसमें कपड़े बनाए जाते हैं। देखिए आपने देखा होगा तकिए में रुई की जगह अब ज़्यादातर पॉलिएस्टर को भरा जा रहा है। आपने अगर कभी खरीदे होंगे तो रुई नहीं होती है, प्योर रुई नहीं होती है, उसमें कॉटन नहीं होता है। अब थोड़ा सा उसमें हल्का सा थ्रेड जो होता है, उसका जो उसका धागा होता है हल्का सा प्लास्टिक का सा लगेगा आपको। ठीक है, तो वो क्या है, ये पॉलिएस्टर से बनाया गया। ठीक है, ये बहुत दिन तक चलता है, हल्का उतना ही होता है, इसकी वही प्रॉपर्टी होती है, वही उसकी वो होती है। ठीक है जी, चलिए, तो इसका आंसर है पॉलिएस्टर। ये भी आपका थोड़ा रसायन विज्ञान का प्रश्न था। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी चीजें करंट अफेयर में आ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इनको आप जरूर देखते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, इस पे आप हमेशा निगाह करके रखिए। क्या नया बन रहा है, कुछ देश में नया आया, ठीक है, इसरो ने क्या किया, आपको पता है, स्पेस एजेंसी या किसी भी इसने क्या किया। तो ये जो आविष्कार थोड़े थोड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे से लेके बड़े से लेके, तो इस पे आप हमेशा ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बहुत आने की संभावना रहती है, स्पेशली करंट अफेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है, जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला, अरे खोसला का घोसला वाली मूवी याद आ गई इसको सुन के, वो संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, ये भी फिर लग रहा है कि करंट अफेयर, लग क्या रहा है, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने के एक कार्यक्रम बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। ठीक है जी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या ही चर्चा करें, बनाया भाई, कार्यालय बनाया है तो बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके के करंट अफेयर भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। और इसलिए हम क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, स्पेशली हर एग्जाम का 10 साल का जो पुराना पेपर है उसको बहुत ही अच्छे से हमें देखना चाहिए। इससे क्या होता है, इसका तरीका पता चलता है, तरीका।
ठीक है, हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस डायरेक्शन में क्या क्या देखना है। हम पढ़ते तो हैं, किताब को हम पढ़ते हैं सर, ठीक है, किताब को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन क्या क्या किस किस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बनते तो इसलिए हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए, सबको बनना है भाई, सबको वर्दी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को डैश दौड़ने की जरूरत होती है। अरे भाई, ये तो क्वेश्चन आप ही के एग्जाम्स का पूछ लिया गया है, इन्होंने अपने ही बारे में पूछ लिया कि भाई देखते हैं बच्चे को हमारे ही एग्जाम के बारे में कितनी है। ये तो नहीं ऐसे ही आ गया, कुछ नहीं पढ़ा इसने, कुछ नहीं हमारे उसको देखा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो आपको सभी को पता है भाई, इसकी आप इसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ जी, तो इसका सही उत्तर है ए, 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगाने की ज़रूरत है। ठीक है जी, इसमें वैसे आपको ये पता ही होएगा क्योंकि आप इसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चलिए तब भी एक बार और देख लीजिए। 25 मिनट में, और भाई भागना स्टार्ट कीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए, फिजिकल बहुत अच्छा खासा होता है। ये तो बॉयज़ की है, अच्छा गर्ल्स की अलग है। ठीक है, गर्ल्स की कितनी है, गर्ल्स भाई याद रखना, लड़कियां लोग 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर भागना है। ठीक है जी, लड़के अब ये मत कहिए कि भेदभाव कर रहे हैं, भाई लड़कियों की क्षमता जितनी है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक दे रखा है, 14 मिनट में 2.44 किलोमीटर। और बॉयज़ की क्षमता आपको पता ही है, शारीरिक तरीके से थोड़ी सी क्षमता ज़्यादा होती है, वैसे ऐसा ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा सा। और 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर बॉयज़ को करना है। तो भाई प्रैक्टिस में लग जाइए, अच्छे से फिजिकल पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? ये भी हमारा एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया भाई, किसने की थी? इसका सही जवाब है राम नाईक। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो पेपर है ना, ये उत्तर प्रदेश का पेपर है। आप कांस्टेबल या आप जो बनने जा रहे हैं वो यूपी पुलिस के अंडर में आएगा, तो इसलिए यूपी का करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो 2014 में किसने शपथ ग्रहण की थी? राम नाईक ने की थी। समझ गए? अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, और भी चीजें, और भी पॉइंट्स हैं। राम नाईक ने 2014 से लेके 2019 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, राम नाईक जी का कौन है? ये गवर्नर, राज्यपाल, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, नाइक यही वाले जो है। ठीक है, राज्यपाल मतलब गवर्नर, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स याद रखना, गवर्नर, राज्यपाल कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। ठीक है, अब इस टाइम कौन है? 2019 से 2023 या इनका आगे का जो है वो है आपकी आनंदीबाई, सॉरी बाई नहीं, बैन, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, पटेल, आनंदी बेन पटेल। ठीक है जी, अच्छा कुछ और चीजें हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। पहली पहली पहला राज्यपाल कौन था हमारे यूपी का? राज्यपाल यूपी का, ठीक है, वो थी हमारी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, सरोजनी नायडू, आप इनको जानते होंगे, इन्होंने हमारे जन आंदोलन में भारत को आज़ादी दिलवाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है जी,
गांधी जी के संग बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एक महिला का रोल निभाया है हमारे देश को आज़ाद करवाने में। और ये बहुत बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी उनकी भी अध्यक्ष रह चुकी हैं कई बार। ठीक है, और ये कब बनी? फर्स्ट 15 अगस्त, डेट देख लीजिएगा, 1947 में, थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, इससे पहले भी राज्यपाल हुआ करते थे। तो पहला ब्रिटिश राज्यपाल, पहला ब्रिटिश राज्यपाल मतलब गवर्नर जो है, इसको याद रखिएगा, सर हारकोर्ट, कोल्ड से याद रखिएगा, सर हारकोर्ट बटलर। क्या है? सर हारकोर्ट बटलर। ये सर कब था? 1921 से लेके 1922। ये पहले तो एक्चुअली क्वेश्चंस ना पहला पहला बहुत पूछते हैं, इनको पहले से बड़ा प्रेम होता है, कहते हैं ना पहला प्यार बड़ा ही वो होता है, जो भी होता है तो क्या है? पहला, फर्स्ट आप हमेशा याद रखिएगा। पहले राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। उसके बाद, और ये एक जनरल भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है? उत्तर देखिए, फिर उत्तर प्रदेश आ गया। थोड़ा उत्तर प्रदेश तो आपको यूपी स्पेशल, एक जो भी किताबें आती हैं बहुत सारे पब्लिक ऐसे करते हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा यूपी का। उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो भाई किसको जाना जाता है? फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्जापुर को, मुरादाबाद को। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर है, आप पता ही होगा, आप यूपी में जो रहते हैं बच्चे, मुरादाबाद। ठीक है, यहाँ पे पीतल नगरी से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, इसमें इतना कुछ है नहीं कि कुछ फैक्ट्स बताऊं, जो है वो है। अब ये देखते हैं, 1658 ईसा में बहादुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ने हराया था। चलो भाई, ये आ गया आपका मध्य कालीन, सॉरी, कालीन भारत इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन, मिडाइवल, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है जी, तो किसमें था? तो इसका सही उत्तर क्या है? हाँ जी, तो इसका सही उत्तर होगा मुराद बख्श। किसने किया था? मुराद बख्श ने। ठीक है जी, देखिए, बहादुरपुर का युद्ध एक संघर्ष था। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रगल वाला एक युद्ध था, संघर्ष था, जो कि 24 फरवरी 1658 में लड़ा गया था। ये युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे के बीच उत्तरधारी, वैसे भी उत्तराधिकारी के ही वजह से घर घर वाले जो लड़ाइयाँ होती थी कि मैं बनूंगा, की लड़ाई का निर्णय करने की सहायक रहा। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहजहां के दूसरे शाहजहां शुजा को शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते मुराद बख्श ने हराया था। ठीक है जी, ये मिडाइवल हिस्ट्री में किसने किसको हराया, किसने किसको वो किया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा किसने क्या है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्ष से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। हाँ भाई, ये भी आप सबको पता ही होगा, फिरोजाबाद किस लिए मशहूर है भाई, यूपी का ही डिस्ट्रिक्ट है। तो चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले और जरदोरी कढ़ाई।
तो इसका सही उत्तर क्या है, सभी को पता है भाई, कांच की चूड़ियां, और कांच के झूमर भी बनते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चिकनकारी का याद रखिएगा, चिकनकारी का काम आपका जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो इसके लिए मशहूर है, चिकनकारी। ये एक तरीके का धागे से एक कढ़ाई का काम है, कढ़ाई होती है इसमें, मतलब कपड़े के ऊपर कढ़ाई होती है, बड़ी ही प्यारी कढ़ाई होती है। लखनऊ या सूट, लखनऊ साड़ी और चिकनकारी इसको बोलते हैं, इससे मशहूर है। कांच की चूड़ी हमारे यूपी के अंदर कहाँ पे सबसे ज्यादा बनती हैं, यह है आपकी फिरोजाबाद, यह 200 वर्ष से भी अधिक समय से बन रही है। ठीक है, पीतल की नगरी आपको पता है, पहले ही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है, मुरादाबाद। ठीक है, जरदोरी कढ़ाई आपको पता है, ये वाराणसी। ठीक है, वाराणसी की साड़ी, यहाँ पे जरी का काम या इस तरीके की जो होती है सिल्क का काम, ये बहुत ज्यादा मशहूर होता है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यूपी को थोड़ा सा आप हमेशा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका सही उत्तर है स्टूडेंट, लखनऊ। देखिए, ये जो है वो हमारा कला एवं संस्कृति संस्कृति का क्वेश्चन है। ठीक है, कला एवं संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जरा ये देख लेते हैं, लखनऊ घराना जो है, घराना मतलब जहाँ पे आपको कला सिखाई जाती है उसको घराना बोलते हैं। बहुत ही पुराने होते हैं ये, बहुत ही पुराने पुराने उस्ताद होते हैं यहाँ पे, जो कि सदियों से हम लोग को कला सिखाते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी। तो लखनऊ घराना जो है वो आपका कथक, जो कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, प्लस तबला, बजाने वाला तबला जी, हाँ जी बिल्कुल, तबला, ये जो है इधर बहुत अच्छे से इन दोनों को सिखाया जाता है। और भी चीजें सिखाई जाती है पर इसके लिए ये फेमस है। ठीक है, सेकंड चीज, ये पंडित बिरजू महाराज, आपने नाम सुना होगा अगर आप थोड़ा सा कला में और क्लासिकल डांस में। अच्छन महाराज जी के बेटे थे ये, अच्छन महाराज जी के बेटे थे, यही इस घराने के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो इसके बारे में हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे नृत्य, यहाँ पे नृत्य के बारे में देख लेते हैं। हमारे देश में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? 8। 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला कौन सा है हमारा? फर्स्ट, इसको एक बार देख लीजिए और इसकी जरा लिस्ट बना लीजिए। भरतनाट्यम, 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 आपने सबने सुना होगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, ये ये इस तरीके से यहाँ पे हम नृत्य लिख देती हूँ। और ये जो है ये इधर के स्टेट्स, मतलब राज्य, किस स्टेट या किस राज्य से है ये भरतनाट्यम। दूसरा है आपका कथक। ठीक है जी, कथक। तीसरा है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। फोर्थ है आपका उड़ीसी। ठीक है जी, फिफ्थ है आपका कथकली। कथकली, कथकली। सिक्स्थ है आपका मणिपुरी।
मणिपुरी, सेवेंथ है आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टयम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। आपका एट्थ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जगह थोड़ी कम पड़ गई है। लास्ट है हमारा सतरिया, 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 ठीक है, सतरिया। अभी किस स्टेट से बिलोंग्स करता है ये भी देख लीजिए, कौन से राज्य में है ये, कौन सा राज्य, मतलब कौन से, ये जो नृत्य है वो किस किस राज्य से, किस किस राज्य में किया जाता है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, तमिल, ये बहुत, तमिलनाडु, तमिलनाडु, शॉर्ट में इंग्लिश में मैं लिख दे रही हूँ। कथक हमने अभी डिस्कस किया, ये लखनऊ का ही है, तो कथक मतलब यूपी, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपकी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। एपी लिख दे रही हूँ, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा इसको, हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। उड़ीसी, नाम से ही पता चल रहा है, उड़ीसा, ठीक है जी, उड़ीसा, ठीक है। कथकली, कथकली कहाँ से आपकी, केरला, केरल, ठीक है। मणिपुरी, नाम से इधर पता चल रहा है, मणिपुरी कहाँ से होगी, मणिपुर से। अभी इस समय मणिपुर बहुत ही सुर्खियों में रहा है, आपको पता होगा, वहाँ पे काफी दिक्कतें हो गई थी, तो इसका करंट अफेयर भी आप एक बार देख लीजिएगा, मणिपुर में क्या क्या है, लोकतक झील और इस तरीके से, इसका थोड़ा सा देख लेना, शायद आ सकता है। उसके बाद मोहिनी नट्यम, ये कहाँ का है आपका, ये भी केरल का, केरल से हमारे दो हो गए, ये है एक कथकली और एक मोहिनी नट्यम, ठीक है, केरल। और सतरिया जो है ये है हमारा असम का, ठीक है, असम। चलिए अभी बहुत ये इंफॉर्मेशन हो गई है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये है आपकी कला एवं संस्कृति में हमने क्या यहाँ पे पढ़ लिया साथ के साथ, 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत देश, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य जो हमारे भारत देश के, तो आप ये लिस्ट बना लीजिएगा, और इसी हिसाब से भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, क्या हो गया भाई, कथकली, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ये सारे के सारे जो हैं वो आप विद इनके राज के साथ याद कर लीजिएगा, क्योंकि मिलान में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वां, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासन रहे, जो कि किसकी राजधानी थी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है इस समय, क्योंकि हमारे श्री राम जी का पुनः मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, और यूपी के लोगों को तो विशेषता है ये इस चीज का, सभी को मालूम है। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर है कौशल, ठीक है, कौशल नरेश श्री राम भगवान कहलाया करते थे। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा सा हम लोग अयोध्या के बारे में देख लेते हैं। अयोध्या पूरे टाइम न्यूज में रहती है। अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश की प्राचीन धार्मिक नगर है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, और भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्राचीन नगर, धार्मिक प्राचीन नगर हैं, कौन कौन से, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है जी, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे शिव जी की पूजा करी जाती है, उसके बाद हो गए आपका मथुरा, ठीक है,
मथुरा जो है वो भी धार्मिक नगरी है, मथुरा और वृंदावन कह लीजिए, ठीक है, वृंदावन। और आपका यही अयोध्या, ये कृष्ण कृष्ण की नगरी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, अयोध्या, अयोध्या, ठीक है, राम जी के लिए, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये धार्मिक नगरियां हुई। अच्छा, अयोध्या के बारे में और देख लीजिए। अयोध्या जो है वो सरयू नदी, ये याद रख लीजिएगा, किस नदी की, सरयू नदी के दाएं तट पे है, मतलब राइट में, सरयू नदी के दाएं तट पे बसा हुआ है, ठीक है। और इसको पहले कौशल देश भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कौशल देश बोला जाता था। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरयू नदी के दाएं तट पे बसा हुआ ये था। और उस टाइम पे ये देश का राजधानी हुआ करती थी। जब राम जी शासन करते थे तो ये देश की कैपिटल या फिर राजधानी थी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये है अमर्त्य सेन, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अमर्त्य सेन ने, ठीक है। इन्होंने पुरस्कार जो है वो, इसका सही उत्तर जो है वो यही है। इन्होंने जो पुरस्कार वर्ष 1998 में इनको मिला था और इसके बाद ये वाला पुरस्कार, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 1990, इसके जस्ट एक साल बाद 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इन्होंने काम क्या किया था अमर्त्य सेन ने? अभी भी है ये अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। क्या है? अर्थशास्त्री, मतलब इकोनॉमिस्ट, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं और पहले एशियाई हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है अर्थशास्त्र में। तो ये भी याद रखिएगा कि पहले एशियाई है, मतलब एशियाई, पूरे एशिया में से सबसे पहले इन्होंने ही जीता है। और किस लिए जीता है एक बार ये भी देख लीजिएगा। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने इकोनॉमी साइंस में वेलफेयर वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी, इकोनॉमिक साइंस व वेलफेयर, इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एवं और सोशल चॉइस थ्योरी में योगदान दिया था, ठीक है। इतना ही बस याद रख लीजिएगा, इसलिए उनको नोबेल इससे पुरस्कार से नवाजा गया था। अच्छा, आप क्वेश्चन पेपर में ये नोबेल पुरस्कार जितने भी होते हैं हर साल मिलते हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और थोड़ा सा ये भी नहीं कि सिर्फ उसी ईयर के देखें, उससे पहले जो हैं और हमारे देश में किस किस को दिया गया है, कभी पहले जो दिए गए थे और पहले पहले भी दिए गए हैं या जो भी है उनको भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाजी MS मैरी कॉम द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक क्या है? अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल, इसका उत्तर है अनब्रेकेबल। ये भी हमारा CA का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अनब्रेकेबल, और ये कहाँ से? ये है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर आजकल बहुत सुर्खियों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसकी कैपिटल क्या है? इम्फाल, याद रखना, इम्फाल, इम्फाल इनकी कैपिटल है, ठीक है। और ये जो है मैरी कॉम, इनके बारे में ये याद रखिएगा कि 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। कौन? मैरी कॉम। ये काफी आप जानते ही होंगे, मैरी कॉम को, मणिपुर से बिलोंग्स करती हैं और बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आप सभी को मालूम है सबसे अच्छी मतलब सबसे जो चली थी वो थी आपकी बाहुबली 2। वही मैंने भी देखी थी इसको थिएटर में जाके। बाहुबली 1 मैंने घर पे देखी थी, बट बाहुबली 2 मैंने इसको थिएटर में जाके पीवी जो भी है उसमें जाके स्क्रीन पे देखी थी। ठीक है, तो ये भी आपका सीए का क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर 2018 को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? ये भी डायरेक्ट सीए से पूछ लिया गया है। देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है और आप क्वेश्चन का तरीका देखिए कि ये जो हैं जिनको पुरस्कार मिला है वो कहाँ के निवासी थे, ये तक पूछ लिया गया है क्वेश्चन पेपर में। इसलिए कहते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से पता चल रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर रिसर्च करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था, बस इतना याद रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ पे रिसर्च करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो था वो भी आपका सीए का क्वेश्चन नंबर 24। निजी मतलब डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। क्या है भाई? ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो है हैकिंग। देखिए हैकिंग क्या होती है, हैकिंग से क्या होता है, आपका जो भी कंप्यूटर या सॉरी कंप्यूटर नहीं, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, इन सब का जो पासवर्ड होता है वो तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपके जितने भी पैसे होंगे अकाउंट में वो सारे के सारे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके इसको कहते हैं फिशिंग। अच्छा, यहाँ पे ये ट्रोजन है। ट्रोजन भी आपने बहुत सुना होगा सुर्खियों में, मतलब ये भी काफी रहता है। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन भी एक इस तरीके का प्रोग्राम है जो दिखने में तो सही अनुभव होता है, परंतु यदि इसको चलाया जाता है तो इसके प्रभाव भयंकर होते हैं। क्या होता है? हैकर किसी भी पासवर्ड को तोड़ देता है। इससे क्या होता है, हैकर्स जो होते हैं बड़े बड़े हैकर्स, वो किसी भी पासवर्ड को तोड़ सकते हैं, डाटा और प्रोग्राम को मिटा देते हैं। ठीक है जी, तो और उसके बाद ये सब चीजें संवेदनशील जितनी भी हमारी जानकारी होती हैं, बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, ये सारी की सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं और उससे हम लोग के बैंक अकाउंट से पैसे निकालना या कोई भी गतिविधि इस तरीके की अंजाम देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है आपका हैकिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका कहाँ है भाई स्थित? ये छत्तीसगढ़। ठीक है, भूगोल का क्वेश्चन है ये आपका, भूगोल ज्योग्राफी का। तो चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है जी? छत्तीसगढ़ में। देखिए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। ये कहाँ पे है चित्रकूट जलप्रपात? ये बस्तर जिला, बस्तर जिला, जगदलपुर। ठीक, जगदलपुर। ठीक है, यहाँ के पास है। और यहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम है इंद्रावती। इंद्रा इंद्रावती। इंद्रा काफी बड़ी नदी है इंद्रावती, ये थोड़ा याद रखिएगा, ये दोबारा से पूछा जा सकता है। इंद्रावती नदी पर ये झरना है, जल प्रताप मतलब झरना। ठीक है, तो बस्तर जिले में जगदलपुर में इंद्रावती नदी पे ये चित्रकूट जलप्रपात या झरना स्थित है। ठीक है जी। अच्छा, ये 100 फीट की ऊंचाई पे है, याद रखिएगा 100 फीट की ऊंचाई काफी है। और
और ये जब बारिश होती है तो 150 मीटर चौड़ी हो जाती है, ठीक है, चौड़ा हो जाता है, 150 मीटर चौड़ा हो जाता है, ठीक है जी। और इसको ना भारत का नी, नीग्रा फॉल भी बोला जाता है। नीग्रा फॉल ये कहाँ पे, ये बहुत बड़ा है और ये अफ्रीका में है, ठीक है, बहुत बड़ा जलप्रपात है या बहुत बड़ा झरना है। तो नीग्रा, इंडिया का नीग्रा फॉल बोला जाता है किसको, चित्रकूट जलप्रपात को। अच्छा, बस्तर जिला जो है ना, वो आपको अगर थोड़ा सा है तो आपको पता होगा, बस्तर जिला पहले नक्सलवाद के लिए बहुत फेमस था। यहाँ पे नक्सलवादी जो एक संगठन है इस तरीके का, वो बहुत ज्यादा पाए जाते थे, नक्सलवादी से जुड़े हुए लोग बस्तर जिले में। खैर अब तो बहुत ही अच्छे से पैरामिलिट्री फोर्स ने इस पे काफी अपना कब्जा वो कर लिया है, कब्जा नहीं मतलब काफी अच्छे से इसको पूरा मेंटेन कर लिया है। अब तो सब अच्छा ही है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी काफी अच्छी हो गई है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से आप बस्तर जिला जो कि छत्तीसगढ़ का है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वैसा जंगल यहाँ पे पाया जाता है, मतलब घना घना जंगल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वेनेजुला की राजधानी क्या है? ये आपका भूगोल का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया भाई, राजधानी कैपिटल्स आपको सबको पता होनी चाहिए। तो वेनेजुला की राजधानी जो है, तो क्या है, काराकस, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है ये? दक्षिणी अमेरिका में है वेनेजुला, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है। और यहाँ पे तेल के भंडार बहुत है, यहाँ पे तेल के भंडार बहुत है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें वो 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार सब मौजूद है, ठीक है। तो भारत में कौन सा रेडियो धर्मी धातु ऐसा है जिसमें विश्व का बड़ा भंडार मौजूद है? हमारे में ऐसा कौन सा भंडार है? तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो इसका आंसर है थोरियम। हमारे में थोरियम बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ पाई जाती है ये, एक सेकंड, तो ये हमारा देश का तरीके से है, ठीक है, गुजरात हो गया, ठीक है। तो अभी इतना ऊपर का, तो ये जो कोस्ट लाइन है हमारी, मतलब समुद्र के इतनी तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये हमारी 7,500 किलोमीटर की वो बाउंड्री है जो कि समुद्र से हो रही है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरेबियन सी, ठीक है। और यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाते हैं, यहाँ पे आपका पूरा श्रीलंका है, आपको पता ही होगा। तो ये जो है यहाँ पे केरला के मालाबार रीजन में, इधर के साइड ये जो एरिया है, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पे थोरियम बहुत पाया जाता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव धातु, ये रेडियो धर्मी धातु है, ठीक है जी, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य का मान बताइए। आपको ये पता है कि पहली बात कि ऑस्ट्रेलिया हमारा कहाँ है, ये एक ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा जैसे विश्व का ये मैप है। पहले तो आपको इस क्वेश्चन के लिए ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। जैसे ये हमारा देश है, उसके बाद ये आपका एक तरीके से ये हो गया एशिया, उसके बाद तरीके से साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका, के बाद ये अमेरिका, ये थोड़ा सा सही नहीं है, ये ग्रीनलैंड आपका इधर की तरफ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके इंडोनेशिया और ये सब है, और यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एशिया, ये आपका यूरोप, ठीक है। रशिया यहाँ पे आ जाता है आपका, बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा
देश कंट्री है लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा भारत देश। उसके बाद ये आपका हो गया चाइना। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका। ये है हमारा उत्तर अमेरिका। ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। ये ग्रीनलैंड छोटे छोटे, यहाँ ब्रिटेन है, ये है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने मैप इसलिए बनाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे इधर के साइड से भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। ठीक है जी। तो निचले मतलब साउथ दक्षिण हिस्से में, यहाँ पे कोने में आपका ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। अगर हम इस तरीके से देखें, वैसे तो धरती जो है वो आपको पता ही होगा कि इस शेप में बनी हुई है, मतलब गोल नहीं है, पूरी तरीके से ओवल के शेप में बनी हुई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, तो इसका जो एकमाद्वीपीय मान है वो है आपका तस्मानिया। क्या है इसका सही उत्तर? तस्मानिया। ठीक है, और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम इधर देख लेते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6th बड़ा देश है। ठीक है, कौन से नंबर पे है? 6th बड़ा देश है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, राजधानी वो है आपकी कैनबेरा। क्या है? कैनबरा। कैन, एक बार मैं इधर लिख दे रही हूँ दोबारा से, कैनबरा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का एकमाद्वीपीय राज्य तस्मानिया है। यहाँ पे यही दे रखा है क्वेश्चन में, ऑस्ट्रेलिया का एकमाद्वीपीय राज्य क्या है? आपका तस्मानिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नासिक। ठीक है, ये भी आपका भूगोल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, चलिए। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यालय के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, यानी जैल सिंह। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 और 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ये कौन कौन थे ये चंद्रगुप्त के पुत्र? बताइए। तो सही उत्तर है सी, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो बिंदुसार है वो मौर्य वंश के राजा थे। आपको पता ही होगा कि चाणक्य ने जब धनानंद राजा जो था, धनानंद राजा बहुत ही ज्यादा जब अति पे उतर आया था और ऐशो आराम में डूबा रहता था, ज्यादा देखता नहीं था, पैसे बहुत ज्यादा थे उसके पास, मतलब काफी वो थी, जनता बहुत ही ज्यादा परेशान थी उस टाइम पे। तो चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य है, उसको ट्रेंड करके, उसको शिक्षा देके या जो भी ट्रेनिंग थी वो करके, और फिर धनानंद को हटा के और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आए थे। ठीक है जी, तो इसी में उन्हीं का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? राजा अशोक। राजा अशोक। ठीक है, तो मौर्य वंश जो चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार महान, जो बिंदुसार जी थे, ये महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है, बिंदुसार ने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और राजा अशोक के बारे में तो आपको पता ही है बहुत कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। मेखला चादर ये किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे पहना नहीं है, ये है पहने, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो वही कहाँ पहना जाता है? ये मखला चादर, मेखला चादर। ठीक है, तो मेखला चादर जो है वो है असम, असम की जो लेडीज हैं वो मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है, वहाँ का पारंपरिक वस्त्र है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा किसका लिखा था? वही ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश का। ठीक है जी। आमान शोना आमार शोनार बांग्ला, आमार शोनार बांग्ला, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान। और किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, जिसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये बंगला भाषा में है। ठीक है, कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में है। हाँ, और ये गीत जो है वो एकीकरण, जब जब बंगाल का दो भागों में, जब बंगाल का दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये लिखा था। और ये क्यों लिखा था? ये एकीकरण के लिए। किसके लिए? एकीकरण के लिए लिखा गया था। किसने लिखा था? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरेल द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। ठीक है, ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरेल है, एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक बिजनेसमैन थे। ठीक है, और इनको फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने दूध का फ्लड दूध की क्रांति लेकर आए थे ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ये तो जिसने भी थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा होगा तो उसको पता ही होगा कि कितने भाग है वर्तमान में। तो 25 भाग है। ठीक है, और इसमें पता है आपको 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, मतलब शेड्यूल्स हैं, जिनको 25 भाग और 25 भाग हैं। 25 भाग हैं। ठीक है, और टोटल इस समय 448 के लगभग अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद है मतलब आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था। कहाँ किया था? इसका सही आंसर क्या है? शालीमार बाग कहाँ है हमारे देश के अंदर? कश्मीर में। बहुत ही सुंदर बाग है, कभी आप कश्मीर जाए तो घूम के आइएगा। तो शालीमार बाग का कहाँ किया गया था? मुगल सम्राट ने कहाँ किया था? शालीमार में। जहांगीर को ना दो चीजों में बहुत रुचि थी। एक तो थी चित्रकला, और उद्यान, मतलब बाग, उद्यान। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बनवाए हैं, और चित्रकला में भी उनकी बहुत ही ज्यादा रुचि थी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत सवाई गंधर्व विंसे महोत्सव, ये एक तरीके का महोत्सव मतलब फेस्टिवल है, में आयोजित किया जाता है। भाई ये कहाँ आयोजित आयोजित किया जाता है? तो सही जो उत्तर है वो है आपका पुणे में। ठीक है, तो ये कहाँ किया जाता है? पुणे में किया जाता है। जो लोकल मेला होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, इनको भी आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होएगा? ठीक है, इसका उत्तर जो है वो है आपका सी, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना देखिए, इसकी स्थापना जो है वो 1865 में की गई थी। कितना पुराना है ये इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इसका प्रधान कार्यकाल कलकत्ता में है। इसका जो कार्यालय है, सॉरी कार्यकाल नहीं, कार्यालय का कार्यालय जो है वो है आपका कलकत्ता। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे लिखा नहीं है, 38 है।
इसी के साथ हमने जनरल स्टडीज प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कर लिए हैं 2019 के पेपर के, प्रथम पाली के पेपर के। ठीक है, और इस अब जो इसके मैथ्स के क्वेश्चन है, गणित के और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो इसी चैनल पे मैथ्स जो है मोहित सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग जो है वो आपको नेहा मैम पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, होप आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने इसकी डिटेल एनालिसिस की, क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में हमने अच्छे से देखा। और जैसे भी आपको ये वीडियो लगी हो आप कमेंट करिएगा, इस पे लाइक करिएगा और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।